नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो पेपर 3 का ही है, एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। और ये जो पेपर है ये सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आइए आते हैं आज के सीधे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर पे तो पेज पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल हमको भी दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 10 मेगावाट वोल्ट एम्पियर जनरेटर हैज़ पावर फैक्टर 0.86 लैगिंग, द रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस्ड विल बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनरली जो क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि cos फाई इक्वल टू होता है KW/kVA, ये होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर क्या दिया है, KW या KVA की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर M दिया हुआ है, किलो की जगह मेगा लिया हुआ है। तो सेम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे और इसे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो हम जानते हैं cos फाई इक्वल टू होता है KW/kVA, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेगावाट में दिया हुआ है, सॉरी मेगा वोल्ट एम्पियर में दिया हुआ है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ मेगावाट डिवाइड बाई मेगा किलो वोल्ट। ठीक है, बात तो वही है ना। तो यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ, cos फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.86 दिया हुआ है। ठीक है, 0.86 दिया हुआ है, तो 0.86 आ गया, राइट, इक्वल टू, अब यहाँ पर MW अपने को नहीं दिया है बल्कि MKV दिया हुआ है, सॉरी KV की जगह के, यहाँ तो वो है ना मेगा है तो K नहीं आएगा, MVA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर MVA दिया हुआ है, तो MVA कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा MVA की वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, तो MW कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा MW हो जाएगा 8.6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, द रिएक्टिव पावर पूछा है। ठीक है, रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, देखिए रिएक्टिव पावर मतलब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि हम जो एक ये ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो होता है फाई होता है, और यहाँ पर हमारा क्या रहता है, यहाँ पर हमारा KW रहता है, आपको याद होगा, और यहाँ पर हमारा KVA रहता है, और जो रिएक्टिव जो वोल्टेज है, वोल्टेज एम्पियर है, वो यहाँ पर रहता है, KVAR रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर K की जगह मैं क्या लूँगा, M लूँगा, तो ये MW हो जाएगा और ये MVA हो जाएगा। ठीक है, सबको मैंने M में ले लिया है और यहाँ पर MVAR हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिव क्या बोला है, यहाँ पर रिएक्टिव पावर निकालना है, मतलब कि हमको रिएक्टिव पावर, ये तो हमारे ये हो गया, मतलब हमको MVAR निकालना है। तो एज़ पर दी ट्रायंगल अपन क्या देख सकते हैं, तो अपन का इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, MVAR। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये निकालने का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट MVA। ठीक है, MVA का होल स्क्वायर माइनस MW का होल स्क्वायर, ये करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, MVA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर माइनस, अब जो MW आया, MW कितना आया है, MW आया है 8.6 आया है, 8.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 8.6 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, 5.1। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन में C MVAR 5 MVAR। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द नो लोड लॉस एंड कॉपर लॉस ऑफ 500 kVA ट्रांसफार्मर इज 900 वाट्स एंड 6400 वाट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल लॉस एट 50% ऑफ द ट्रांसफार्मर लोडिंग। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टोटल लॉस से पूछा है ना। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस क्या हो जाएगा, P टोटल। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, P ऑफ नो लोड प्लस KVA लोड, ट्रांसफार्मर का KVA लोड डिवाइड बाई रेटेड KVA का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड लॉस,
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पी नो लोड लॉस कितना दिया हुआ है आपका, द नो लोड लॉस एंड कॉपर लॉस ऑफ अ 500 kVA ट्रांसफार्मर इज 900 वाट, मतलब नो लोड लॉस कितना है, 900 वाट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 900 प्लस KVA लोड कितना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द टोटल लॉस एट 50% ऑफ ट्रांसफार्मर लोडिंग, मतलब KVA लोड कितना है, 50% है। ठीक है, किसका 50% है, रेटेड KVA का ही होगा। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का रेटेड KVA कितना है, 500 है। ठीक है, 500 रेटेड KVA हो गया, और जो ट्रांसफार्मर का लोडिंग है 50% है, मतलब रेटेड KVA का 50%, मतलब क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 250 हो गया। ठीक है, KVA लोड अब कितना आ गया, 250, 50% पे 500 का। ठीक है, और रेटेड KVA कितना है ट्रांसफार्मर का, वो है 500। ठीक है, इनटू फुल लोड लॉस कितना है, फुल लोड लॉस है एंड कॉपर लॉस का ही फुल लोड लॉस बोलते हैं, वो कितना है 6400। ठीक है, 6400। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कितना आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं और ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 250 डिवाइड बाई 500, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, ये आ गया 1/4, आंसर इंटू 6400, 1600। ठीक है, तो 900 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, 2500 का टोटल लॉस है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2500 वाट है, मतलब आंसर अपना सी है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 क्या है, एज पर द बिल्डिंग एरिया मेथड गिवन इन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड compute the lighting power allowance given that the allowed LPD is 12 watt per square meter and enclosed office area is 500 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ सोचना नहीं है, बस 12 से 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजा 60। ठीक है, मतलब 6000। ठीक है, और यहाँ पर वाट है, स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर भी स्क्वायर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर तो कट जाएगा, मतलब 6 किलोवाट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए आप, यहाँ पर 6 किलोवाट भी लिया गया है, इसका आंसर 6 किलोवाट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1470 RPM, व्हाट इज़ द स्लिप वैल्यू। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, 21, तो स्लिप निकालना है। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है। स्लिप में दो चीज़ें चाहिए रहती हैं, एक होता है सिंक्रोनस स्पीड और एक होता है एक्चुअल स्पीड। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड तो अपने को दिया हुआ है कि 1470 पे चल रहा है। अब जो सिंक्रोनस स्पीड है वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120F डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ़ पोल कितने हैं, नंबर ऑफ़ पोल है 4। ठीक है, 4 पोल का मोटर है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1500 RPM। ये इसका सिंक्रोनस स्पीड का RPM हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्लिप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइड बाई हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड है कितना निकला है, ये निकला है 1500 RPM। तो 1500 माइनस एक्चुअल स्पीड अपना कितना दिया है, 1470 दिया है। ठीक है, डिवाइड बाई 1500 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे सीधा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो 1500 माइनस 1470, 30 आ गया, 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 1500, ये आ गया 2%। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं 2% को कैसे लिख सकता हूँ, 2% मतलब क्या हो जाएगा 2/100 यानी कि 0.02, तो 0.02 सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी 0.02, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, एज पर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो भी दिया हुआ है, इसमें जो ECBC का जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाता है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा भी नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ 0.40 0.25 मतलब 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 1 2 मतलब 0.1 का ही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए 0.10 इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम भी बचता है आपका। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस व्हेन टेल एंड पावर फैक्टर इज रेज्ड फ्रॉम 0.8 to 0.95 इज। तो इसमें ये पूछा है कि अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में कितना रिडक्शन आया उसको निकालना है, और वो आया कैसे है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके आया है। तो जब भी पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है तो जो भी लॉसेस हैं वो कम होते हैं, लेकिन कितने परसेंटेज में लॉसेस कम होते हैं ये अगर फाइंड आउट करना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला होता है 1 माइनस इनिशियल पावर फैक्टर, इसको PF1 कर देता हूँ, डिवाइड बाय फाइनल पावर फैक्टर, ठीक है, का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में रिडक्शन का फार्मूला परसेंटेज में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 24 है। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जैसे कि इसमें इनिशियल पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल पावर फैक्टर दिया 0.8। ठीक है, तो 0.8 डिवाइड बाय फाइनल पावर फैक्टर कितना है 0.95। ठीक है, 0.95 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.8 डिवाइड बाई 0.95, वन माइनस 0.709, ये अपन करते हैं तो 29.1% ये हमारा जो है इम्प्रूव है, रिडक्शन आया पावर लॉस में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है, ऑप्शन में देख सकते हो 24 का ए ऑप्शन जो है सही है 29%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इन अ 3-phase ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी साइड लाइन करंट इज 139.1 A एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 415 वोल्ट, द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वुड बी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है और एम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज और एम्स में अगर आप फॉर्मूला लगा दें √3 VI का, तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पावर निकालना है √3 V इंटू आई। ठीक है, तो √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, V वोल्टेज कितना 415 वोल्ट, बट अपने किलो में निकालना तो 415, 0.415 इंटू एम्स कितना 139.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.732 इंटू 0.415 इंटू 139.1 कितना हो गया 99.98 मतलब कि आपका 100 kVA। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं दिखता है कि नहीं है, मतलब है कि नहीं, ऑप्शन में 100 kVA है, मतलब ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द KVA रिडक्शन इन बाई इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ अ प्लांट ऑपरेटिंग एट 400 kVA KW लोड फ्रॉम 0.85 to 0.95। ठीक है,
तो अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो केवीए का रिडक्शन होता है, हमको पता है, ठीक है। अपन तो पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने ये निकाला था, पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने ये निकाला था कि कितना जो है पावर लॉस सेविंग होता है परसेंटेज के फॉर्म में। अभी हमको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि किलोवाट दिया हुआ है और पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हुआ है, तो उसमें केवीए का रिडक्शन कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है देख लीजिए, ठीक है। तो पहले केस में क्या दिया हुआ है, पहले दो के इस तरह के प्रश्न में 2 तरह का केस बनता है, ठीक है, जिसमें आपका दोनों पावर फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं पहले पावर फैक्टर को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो पहले पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, cos फाई क्या होता है KW डिवाइड बाई KVA, ठीक है। तो कई cos फाई का वैल्यू क्या है, cos फाई का वैल्यू है यहाँ पर 0.85 इक्वल टू KW कितना है 400 और KVA अपने को नहीं पता है। तो यहाँ पर KVA क्या हो जाएगा, यहाँ पर KVA हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 0.85, ठीक है। यहाँ पर KVA हो जाएगा 470.59, ये हो जाएगा KVA, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस पे आते हैं, है ना। सेकंड केस पे cos फाई का वैल्यू सेम रखेंगे KW बटा KVA। सेकंड केस में जो cos फाई है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 0.95, ठीक है। तो 0.95 इक्वल टू KW अपने को पता है 400 है, KVA निकालना है। तो KVA क्या हो जाएगा, KVA क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 0.95 क्या हो गया 421.05, ठीक है, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड केस है, पहले केस में KVA कितना था 470 था और सेकंड केस में KVA कितना 421 है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड केस में जो KVA है वो घटा है। क्यों घटा है, क्योंकि इसमें जो पावर फैक्टर है 0.95 हुआ है जो कि इम्प्रूव हुआ है पहले से, ठीक है। तो अगर मैं कितना रिडक्शन हुआ ये निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगा 470.59 माइनस 421.05 ये लेके, ठीक है। तो ये आएगा इम्प्रूवमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली 470.59 माइनस 421.05 ये कितना होगा 49.54, इतना का रिडक्शन जो है हुआ है, ठीक है, पावर लॉस में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में ये है 49 दिया हुआ है, मतलब 49.54 जो है एक्चुअल में KVA रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, गिर गया क्वेश्चन पेपर। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। सॉल्यूशन 30। तो सॉल्यूशन 30 में क्वेश्चन आप पहले एक बार समझ लीजिए। फॉर अ सप्लाई एंड वोल्टेज ऑफ 10.6 किलोवोल्ट एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ 9.8 किलोवोल्ट द परसेंटेज रेगुलेशन वर्क्स आउट। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज रेगुलेशन। देखिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये जो है इसको जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर तो रहा हूँ बट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ वोल्ट्स क्या होता है। तो मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं थ्योरीज़ भी कंप्लीट करूंगा। जैसे इसमें जो ओनली न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहे हैं तो आगे मैं थ्योरीज़ भी कंप्लीट करूंगा और उसके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, ठीक है। बट अभी जो है क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो इसका परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ वोल्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इसका फॉर्मूला होता है ES
ई मतलब सप्लाई एंड वोल्ट, ई एस माइनस ई आर का मतलब क्या होता है, रिसीविंग वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, डिवाइड बाई ई आर, ठीक है, ई आर इंटू 100, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। ये बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10.6 माइनस ई आर की वैल्यू क्या है, 9.8 डिवाइड बाई 9.8, ठीक है, इंटू 100, ये आप कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 10.6 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 9.8, ठीक है, आंसर इंटू 100 कितना आया, 8.16 ऑप्शन देख लेते हैं है कि नहीं। ऑप्शन में 8.16 है, मतलब ये हमारा सही आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। एन इंडक्शन मोटर रेटेड 50 किलोवाट या फुल लोड में डिलीवर 15 किलोवाट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर 15 किलोवाट है लेकिन फुल लोड है तो इसका मतलब ये है कि वो 15 किलोवाट तो डिलीवर करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, 50 HP motor with a full load efficiency of 90% was found to be operating at 25 kilowatt input, the percentage motor load is, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर 33, परसेंटेज ऑफ मोटर लोडिंग क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लोडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इनपुट पावर ड्रॉन, इनपुट पावर ड्रॉन डिवाइड बाय नेम प्लेट फुल लोड, नेम प्लेट फुल लोड इन किलोवाट डिवाइड बाय इफिशियंसी, ठीक है, डिवाइड बाय इफिशियंसी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट पावर ड्रॉन कितना है, इनपुट पावर ड्रॉन हम देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है 50 HP का तो मोटर हो गया जिसकी एफिशिएंसी क्या है 90% है और ऑपरेटिंग रेट 25 किलोवाट है, ठीक है। मतलब कि जो पावर ले रहा है ऑपरेटिंग कंडीशन में इनपुट पावर ड्रॉन वो कितना है 25 किलोवाट का है, तो 25, ठीक है। नेम प्लेट फुल लोड मतलब जो मोटर का एक्चुअल कैपेसिटी जो नेम प्लेट में लिखा है कितना है, और 50 HP मोटर है, ठीक है। तो 50 HP मोटर है तो ये तो नेम प्लेट का फुल लोड हो गया। तो 50 HP मतलब कितना हो गया, 50 HP को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 50 HP इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 0.75 किलोवाट, ठीक है। तो किलोवाट में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 50 इंटू 0.75, ठीक है, 37.5 किलोवाट, ठीक है। क्योंकि यूनिट हमको सेम रखनी है इसलिए हम जो है इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 37.5 किलोवाट जो है ये हो जाएगा नेम प्लेट फुल लोड, ठीक है। एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 90% दिया हुआ है, एफिशिएंसी जो 90% दिया हुआ है, ठीक है। तो 90% मतलब क्या हो जाएगा 0.90 इंटू 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 0.90 इंटू 100 डिवाइड बाई 37.5, 60% जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन दे सकते हैं 60% दिया मतलब ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 को मैं आपको बता दूं कि ये मैं अभी भी सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर जो है मेरा जो आंसर है मुझे 66% मिल रहा है इसमें, और मुझे सही आंसर इसका फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है मुझसे, ठीक है। तो अगर आप में से कई लोग होंगे जो सही आंसर इसका पता होगा या सॉल्यूशन सही पता होगा तो आप मुझे बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है, ताकि बाकी लोग को भी फ़ायदा हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इन अ DG set the generator is consuming 70 liter per hour diesel oil. If the specific fuel consumption of this DG set is 0.33 liters per kilowatt hour at that load, what is the kVA loading of the set at 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि DG सेट है जिसमें जनरेटर जो है 70 लीटर पर आवर का डीजल जो है कंजम्पशन कर रहा है।
और ये भी दिया हुआ है कि 1 यूनिट बनाने में 0.33 लीटर का जो है डीजल कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि केवीए क्या होगा, उस डीजी का सेट का केवीए क्या होगा, मतलब केवीए का लोडिंग क्या होगा अगर पावर फैक्टर जो है 0.8 हो तो। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले $37, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है 70 लीटर पर आवर और एक क्या दिया हुआ है 0.33 लीटर, 0.33 लीटर पर kVH ये दिया हुआ है। तो अगर मैं क्या करूँ, लीटर डिवाइड बाई kVH, लीटर डिवाइड बाई kWH है ना, करूँ डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, जो HR है ये ऊपर चल देगा डिवाइड करूँगा तो, और लीटर जो है नीचे आ जाएगा। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा, किलोवाट मिलेगा। लेकिन एक किलोवाट जो है 1/किलोवाट में है, 1/किलोवाट में है, तो मुझे इसको वापस किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया आप कैसे करना है। तो इसी तरीके से जो है निकाला जाता है, थोड़ा इसमें ट्रिक लगता है। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो लीटर पर किलोवाट आवर मतलब यहाँ पर 0.33 लूँगा, 0.33 डिवाइड किया था मैंने, डिवाइड किया था तो HR ऊपर चले गया था, लीटर नीचे आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है 70, ये हो गया 70। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा किस में होगा, 1/किलोवाट में होगा। इसका जो यूनिट होगा किस में है, 1/किलोवाट में है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट कर ले क्या करूँगा, 70 डिवाइड बाई 0.33 करूँगा, उल्टा करूँगा। ठीक है, तो ये अब आएगा, जो आएगा किलोवाट में आएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 70 डिवाइड बाई 0.33 ये आता है 212.12 किलोवाट। ठीक है, चलिए किलोवाट मिल गया अपने को। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में अब क्या दो चीज़ दिया हुआ है, केवीए दिया हुआ है और पावर फैक्टर दिया हुआ है। अब आप समझ गए हो क्या करना है, हमको सिंपली यहाँ पर cos फाई लगाना है। cos फाई इक्वल टू क्या होता है, KW/kVA। ठीक है, कि cos फाई कितना दिया है, 0.8 दिया हुआ है, राइट, इक्वल टू KW कितना मिला अपने को, 212.12 मिल गया KW। KVA जो है निकालना है। ठीक है, तो KVA आ गया ऐसा नोन। ठीक है, तो KVA क्या हो जाएगा, 212.12 डिवाइड बाई 0.8, देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है, डिवाइड बाई 0.8 ये आता है 265.15। ठीक है, 265.15 ऑप्शन में देख लेते हैं क्या, ऑप्शन में देख सकते हैं 265 के आसपास। तो मेरे ख्याल से 262 ही दिख रहा है, तो 262 ही आपका जो है सही आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे लगता है 0.8 के पास 0.81 या 82 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0.8 ही दे दिया है, इसलिए जो आंसर है वो नियरेस्ट तो आ रहा है 265, बट एक्चुअल में अगर आपको ऑप्शन में टिक करना हो तो आप 262 ही करेंगे। तो 265 इसका एक्चुअल आंसर हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हुए जो हमारा सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा 265.5। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सोल्यूशन 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ER if ER of 1 ton split AC unit is 3.51 what is its power rating। ठीक है, what is its power rating। तो यहाँ पर हम जानते हैं ER का मतलब क्या होता है, ER का मतलब होता है कूलिंग इफेक्ट डिवाइड बाई कंप्रेसर पावर। ठीक है, ER की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ER की वैल्यू कितना दिया है, 3.51 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3.51 इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट कितना है, 1 टन का है, 1 टन मतलब 3.5 किलोवाट, क्योंकि किलोवाट में लेना है, डिवाइड बाई कंप्रेसर पावर निकालना है, वाट इट्स पावर रेटिंग ये निकालना है, मान लेते हैं x है, ये कट गया लगभग 1 के आसपास आएगा। ऑप्शन जो होगा क्या, 1 किलोवाट, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40
फाइंड द एयर डेंसिटी एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर if it is given that at 1 atmospheric pressure the air density at 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 1.2041 kg per meter cubed। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू टी। P मतलब होता है प्रेशर, M मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, R मतलब होता है रेटबर्ग कांस्टेंट, T जो होता है टेम्परेचर एट केल्विन। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और यहाँ पर सेकंड केस में क्या दिया हुआ है अपने को? टेम्परेचर दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया हुआ है। ठीक है, दोनों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया हुआ है। तो मतलब क्या है? डेंसिटी और टेम्परेचर का आपस में कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी दिया है और यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, बाकी सब चीज़ें जो है सेम है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं Γ1/Γ2 इक्वल टू क्या है? अब ये डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? T2/T1 हो जाएगा, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो इनिशियली में हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, जो Γ1 का वैल्यू है, मतलब डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है? 1.2041। तो 1.2041 दिया हुआ है। ठीक है, और इनिशियली जो टेम्परेचर कितना लिया हुआ है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, मतलब T1 की वैल्यू कितना? 20 मतलब 20 + 273, तो केल्विन में लेना है। ठीक है, अब T2 जो है, T2 है वो कितना है? 35 है। ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर पे अपने को डेंसिटी निकालना है, तो 273 + 35 ये हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय Γ2 मतलब ये निकालना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो Γ2 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर 273 + 35 करेंगे तो कितना होगा? 308 होगा। 308 डिवाइड बाई 273 + 20 293 हो गया। ठीक है, तो Γ2 के लिए क्या हो जाएगा? Γ2 के लिए हो जाएगा 1.2041 इंटू 293 डिवाइड बाई 308। ठीक है, 1.2041 इंटू 293 डिवाइड बाई 308 कितना आया? 1.1455। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं आप 1.1455 है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। ठीक है, 42 क्या है? द ब्लो डाउन रिक्वायरमेंट इन मीटर क्यूब पर आवर ऑफ अ कूलिंग टावर विथ इवेपोरेशन रेट ऑफ 16 मीटर क्यूब पर आवर एंड COC ऑफ 3 इज। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पर? ये निकालना है ब्लो डाउन का रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, तो ब्लो डाउन का फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 ना, ब्लो डाउन का फार्मूला होता है इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाय COC - 1। तो इवापोरेशन लॉस कितना दिया हुआ है? इवापोरेशन रेट है 16 है, 16 डिवाइड बाय COC कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 - 1 तो 16/2 क्या हो जाएगा? 8 इसका सही आंसर है। तो 8 है ऑप्शन में, 8 है, मतलब ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है द वोल्टेज अनबैलेंस इन 3 फेज सप्लाई इज 1.5%। इफ द मोटर इज ऑपरेटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द एडिशनल टेम्परेचर राइज इन डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू वोल्टेज अनबैलेंस इज। ठीक है, तो 45 तो इसमें हाँ देखिए, जब भी ऐसा दिया हुआ कि अगर आपको एडिशनल राइज इन टेम्परेचर पूछता है और उसमें अनबैलेंस जो है वोल्ट दिया होता है, तो उसका फार्मूला एक होता है। ठीक है, तो अनबैलेंस वोल्टेज में अगर इंक्रीमेंट हो,
तो एडिशनल राइज का टेम्परेचर, एडिशनल राइज इन टेम्परेचर क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, एडिशनल राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर परसेंटेज के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू अनबैलेंस जो कि परसेंटेज में होगा का स्क्वायर। ठीक है, तो यही पूछा है कि अपने को एडिशनल टेम्परेचर की जो है राइज की जो होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू अनबैलेंस वोल्ट कितना है, अनबैलेंस वोल्ट कितना है परसेंटेज में 1.5%, तो 1.5% बस ये करना है आपको। ठीक है, तो अब हो जाएगा 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर 4.5 इतना एडिशनल टेम्परेचर राइजन होगा परसेंटेज में। ठीक है, 4.5, तो 4.5 इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, द रेफ्रिजरेशन लोड इन TR व्हेन 30 मीटर क्यूब पर आवर ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट। ठीक है, इसमें जो है वाटर सर्कुलेशन रेट जो है दिया हुआ है, तो उसका कूलिंग भी दिया है कि कितना से कितना हो रहा है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.5 हो रहा है। तो अपने को जो है टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है निकालना है। ठीक है, तो मेरा तो एक ही फेवरेट फार्मूला है, आप जानते हैं कि अगर दिया है वॉल्यूम या मास दिया है और यहाँ पर 2 टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, तो हम जो है MCP/T लगा देते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर निकलेगा। तो 48। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे MCP∆T। ठीक है, M की वैल्यू कितना 30 मीटर क्यूब पर आवर है, तो 30 इंटू पानी का डेंसिटी कितना होता है 1000, तो ये 1000 हो गया, मतलब ये kg पर आवर में आ गया। ठीक है, अब डिवाइड बाई मैं अगर 3600 से करूँ, क्योंकि यहाँ पर आवर्स है तो मेरे को kg पर सेकंड में करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने 3600 क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आवर्स में दिया था और मुझे जो है kg पर सेकंड में निकालना, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आवर्स को एक आवर्स मतलब होता है 3600 सेकंड, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3600 लिया है। ठीक है, इंटू। ठीक है, अब CP की वैल्यू कितना है, CP की वैल्यू होता है पानी के लिए 1 होता है, ये कैलोरी में भी हम चल रहे हैं ना। ठीक है, इंटू ∆T में क्या हो जाएगा, ∆T कितना है 14 माइनस 6.5। ठीक है, ये तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 1 2 3 इंटू 14 माइनस 6.5 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, ये आया 62.5 क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा है, तो पहले तो इसको जो है किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम जो है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलो कैलोरी पर सेकंड है, तो अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास यूनिट क्या होगा किलो जूल पर सेकंड होगा, और किलो जूल पर सेकंड क्या होता है किलोवाट ही होता है, तो कन्वर्ट हो गया किलोवाट में। तो इसको मैं क्या करूँगा 62.5 इंटू 4.187 में मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या हो गया किलो जूल हो गया, किलो जूल पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब किलो जूल पर सेकंड हो गया, तो इसमें क्या आया 62.5 इंटू 4.187, ये हो गया आपका 261.69 किलो वाट हो गया। ठीक है, अब मेरे को जो है इसको TR में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा TR में क्या होता है 1 किलोवाट, 1 TR मतलब कितना होता है 3.5 किलोवाट। ठीक है, तो 261.69 डिवाइड बाई अगर मैं 3.5 किलोवाट का करूं तो मुझे जो है TR मिल जाएगा 261.69 डिवाइड बाई 3.5, तो मेरा जो TR आएगा कितना आएगा 74.7 जो है मेरा TR आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं है क्या ये। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 74.4 है। ठीक है, मतलब 74.7 आया अपना आंसर, तो यही जो है ऑप्शन है सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आपके लाइक से जो है मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।